चलिए, आज का टॉपिक है इंशाल्लाह मीम साकिना के कवायद और नून साकिना और तनवीन के कवायद। पहले हम इंशाल्लाह मीम साकिना के कवायद को देखेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नून साकिना और तनवीन के कवायद को देखेंगे। जो अरबिक हरूफ तहज्जी हैं, हर हर्फ की कोई ना कोई खास सिफत होगी। जैसे हम देखते हैं कुछ हरूफ को हम मोटा पढ़ते हैं, कुछ हरूफ को हम बारीक पढ़ते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कुछ हरूफ पे हम कलकला करके आवाज को पलटा कर पढ़ते हैं, कुछ हरूफ पे हम कलकला नहीं करते। इसी तरह कुछ हरूफ में हम तकरार की यानी रॉ है, जैसे उसके अंदर हम ये तकरार वाली साउंड लेकर आते हैं, बाकी हरूफ में हम ये साउंड नहीं लेकर आते। इसी तरह हरूफ मद्दा उनको हम खींच कर थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। इसी तरह हरूफ लीन को हम दरमी से पढ़ते हैं। तो हर हर्फ की कोई ना कोई स्पेसिफिक सिफत है। अगर आप उस सिफत को अदा नहीं करेंगे तो वो हर्फ नाकिस हो जाएगा, वो हर्फ वैसा नहीं अदा होगा जैसे उसको अदा करने का हक है। इसी तरह हमारे पास दो लेटर्स हैं, नून और मीम। इन दोनों हरूफ के अंदर पाई जाती है सिफत गुन्ना। नून और मीम, इन दोनों के अंदर कौन सी सिफत पाई जाती है? सिफत गुन्ना। सिफत गुन्ना। सिफत गुन्ना। गुन्ना होता है नाक में आवाज लेके जाकर थोड़ी सी देर के लिए गुनगुनाना। अब वो गुनगुनाहट नैनो सेकेंड्स के लिए भी हो सकती है और थोड़े से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है। इवन अगर हम नून और मीम मुतहरिक अदा करते हैं ना, उसमें भी गुन्ना होता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मा, नू, मू, नी, मी। तो जब मैं नून अदा कर रही हूँ और मीम अदा कर रही हूँ, तो तब भी नैनो सेकेंड्स के लिए ही सही, लेकिन नाक में आवाज जरूर जा रही है। तो ये जो थोड़ी सी भी नाक में आवाज जाती है, इस सिफत को क्या कहते हैं? गुन्ना। 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 अब सम टाइम हम इस गुन्ना को ज्यादा टाइम दे देते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं मिन बादी सुम्मा इन्ना युनफिकून। अब ये जब हम ज्यादा स्टे कर रहे हैं और कुछ जगहों पे हम कम स्टे करते हैं, जैसे अनअमता, फौरन फौरन हमने पढ़ दिया अनअमता, ज्यादा स्टे नहीं किया। लेकिन दोनों सूरतों में गुन्ना अदा हो रहा है। इतनी बात डाइजेस्ट हुई है? जी बाजी। हम्म। तो क्या मालूम पड़ा कि जो नून और मीम है, इनमें सिफत गुन्ना लाजमी सिफत है, चाहे ये साकिना हो, चाहे ये मुतहरिका हो, चाहे ये मुशद्ददा हो। क्लियर है? जी। हाँ, कहीं पे भी कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, आपने फौरन मुझसे हैंड रेज करके पूछ लेना है, ठीक है? बात को आगे नहीं जाने देना, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है? जी बाजी, मुतहर्रिक और हाँ, चाहे मुतहरिक हो, चाहे साकिन हो, चाहे मुशद्दद हो, बस फर्क ये होगा कि सम टाइम हम गुन्ना को ज्यादा वक्त दे रहे होंगे और कभी कभार हम गुन्ना को थोड़ा टाइम दे रहे होंगे। ठीक। जी। जी। चलिए, ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं कि गुन्ना होगा कहाँ कहाँ, यानी कब हमने ज्यादा स्टे करना है, कब हमने कम स्टे करना है। ठीक है, कब हमने गुन्ना को ज्यादा टाइम देना है और कब हमने गुन्ना को थोड़ा सा टाइम देके बस इजहार करके आगे गुजर जाना है, वो इंशाल्लाह अब हम देखेंगे। तो पहले मीम साकिना के कवायद की हेडिंग दे दें। मीम साकिना के कवायद। पहला कायदा है इदगाम शफवी। जी। इदगाम शफवी। एक चीज नोट कीजिएगा कि मीम साकिना के जितने कवायद हैं ना, उसमें शफवी की टर्म जरूर आएगी। ठीक है, पहला कायदा है इदगाम शफवी। दूसरा कायदा है इख्फा शफवी। इख्फा शफवी। जी। तीसरा कायदा है इजहार शफवी। इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और
इजहार शफवी। इजहार शफवी। अब तीनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, क्या वर्ड कॉमन आ रहा है? शफवी। शफवी का। इसको इस वजह से शफवी कहते हैं क्योंकि अरबिक में होंठों को कहते हैं शफतान। अरबिक में होंठों को कहते हैं शफतान। क्या कहते हैं? शफतान। हम्म। चूंकि मीम ऐसा हर्फ है जो होंठों से अदा होता है, जरा बोल के देखें जी। अदा करके देखें अम। अम। हाँ, तो दोनों होंठ मिले या ना मिले? जी मिले। मिले। तो मीम दोनों होंठों के मिलने से अदा होता है। तो चूंकि ये दोनों होंठों के मिलने से अदा होता है, लिहाजा मीम साकिना के जितने रूल्स हैं उसमें शफवी की टर्म आ रही है। यानी वो मीम जो होंठों से अदा होने वाला है, उसके रूल्स हैं ये। क्लियर है ये बात? जी बाजी। चलें अब वन बाय वन हम इसको समझते हैं। ये नाम प्रोनाउंस करना सबको आते हैं? इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। जी। जैसे लग रहा है सब मलिहा प्रोना वो क्लास में साथ साथ है, बाकी भी पार्टिसिपेट करें, अच्छा है। बच्ची इसको हम शफा वी फा पे जबर पढ़ सकते हैं, कुछ को मैंने सुना वो कहते हैं शफ वी फा साकिन, और कुछ पढ़ते हैं शफा वी। तो दोनों करेक्ट है या साकिन वाला? अवनो शफवी, मैं तो फाके साकिन करके बोलती हूँ, अब मालूम नहीं है, अब कुतुब से देखना पड़ेगा कि शफवी है या शफावी है। जी हाँ जी। हम्म। क्योंकि दूसरा इसके लिए यूज होता है शफही, वो भी मेरा ख्याल है फाके सुकून के साथ ही है। हम्म। अच्छा। अब सबसे पहले है इदगाम शफवी। इदगाम का मतलब होता है मर्ज कर देना, दाखिल कर देना। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर देना इदगाम कहलाता है। इदगाम का क्या मतलब है? एक दाखिल लेटर करना। को दूसरे लेटर में दाखिल करना। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर देना इदगाम कहलाता है। इसका रूल लिखें। जब भी मीम साकिना के बाद अगर मीम मुतहरिक आएगा, मीम साकिना के बाद अगर मीम मुतहरिका आएगा तो वहां पे इदगाम शफवी होगा। मीम साकिना के बाद क्या आएगा? मीम मुतहर्रिक। मीम मुतहरिक, तो वहां पे क्या होगा? इदगाम शफवी। इदगाम तो शफवी। उस्ताजा जी, उस्ताजा जी, ये जो इदगाम शफवी है, तो उस्ताद मोहतरम से मैंने पूछा था, वो कहते थे कि यहाँ पे इदगाम शफवी आप ना कहें, इसको इदगाम मिसलाइन सगीर कहें आप। हाँ, मिसलाइन सगीर भी कह सकते हैं। ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, वैसे हमने पढ़ना है इदगाम का टॉपिक अलग से भी ना। तो इसको इदगाम शफवी भी कह सकते हैं, इदगाम मिसलाइन भी कह सकते हैं, इदगाम मिसलाइन सगीर भी कह सकते हैं। ठीक है। जी। हाँ, एक ही चीज़ के काफ़ी सारे नाम है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके नून साकिना के कवायद। तो नून साकिना के कवायद में आप देखेंगे इदगाम माल गुन्ना है, इदगाम बिला गुन्ना है। ठीक है, उनको आप इदगाम सगीर मुतकारिबइन भी कह सकते हैं। फिर उसमें नाक़िस और जी। ताम की भी कैटेगरी आ जाती है, तो एक ही को आप लोग ना 10 जावियों से देखना होता है। ठीक है। तो कोई मुज़ायका नहीं, आप एक जाविये से देखें या आप 10 जावियों से देखें। इंशाल्लाह हम जब अमली तत्वीक करेंगे ना सारे के सारे कवायद की, तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर होगा। चलिए, तो मीम साकिना के बाद अगर मीम मुतहरिक आएगा तो क्या होगा? इदगाम शफवी। इदगाम शफवी। ठीक है। बाकी रह गई वो मिसलाइन सगीर वाली बात, वो इंशाल्लाह जब हम इदगाम का टॉपिक करेंगे ना तो इस बात पे दोबारा आएंगे। तो वो ये वाली बात और वो वाली बात सबकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जी। चले। अब करना क्या जी है, ठीक सबसे है। पहले आप लोग जी जी मैंने कहा जी इदगाम। ठीक है, दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह। चले, अब इदगाम के स्टेप्स सीखें। ये आप लोगों का बहुत काम आएगा इंशाल्लाह, अशा सुगरा में भी काम आएगा, आगे भी मजीद इदगाम के टॉपिक जहां जहां आप पढ़ेंगे ना इदगाम में काम आता है। इदगाम के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इदगाम का कि मुदगम को, जो पहला हर्फ होता है ना जिसको हम दाखिल कर रहे होते हैं उसको कहते हैं मुदगम। जिसको दाखिल किया जा रहा होता है उसको क्या कहते हैं? मुदगम। 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 जैसे मीम साकिना को मीम मुदगम। मुतहरिका में दाखिल करना है तो पहला हर्फ जो मीम है वो मुदगम कहलाएगा, और जो दूसरा मीम है वो मुदगम फीह कहलाएगा। दूसरा हर्फ क्या कहलाएगा? मुदगम मुदगम फी। फी। सो मुदगम जिसमें दाखिल किया जाए। मुदगम फी ही, ओ एक सेकेंड, मुदगम जिसको दाखिल किया जाए, मुदगम
जिस को दाखिल किया हाँ, जाए। मुदगम फी ही जिसमें दाखिल किया जाए। ठीक है, मुदगम फी ही जिसमें दाखिल। जिसमें जिसमें दाखिल दाखिल किया किया जाए। जाए। यस, तो स्टेप नंबर 1 है मुदगम को ड्रॉप कर दें। इदगाम का स्टेप नंबर 1 क्या है? मुदगम को ड्रॉप को मुदगम ड्रॉप को कर। ड्रॉप कर दें। मुदगम को ड्रॉप कर दें। सेकंड स्टेप है मुदगम फीह पे शद लगा दें। मुदगम फीह पे शद लगा दें। शद लगा दें। शाबाश। फिर थर्ड स्टेप है मुदगम से पहले वाले हर्फ को मुदगम फी से डायरेक्ट मिलाकर पढ़ दें। मुदगम से पहले वाले हर्फ को मुदगम फी से मिलाकर पढ़े। बाजी थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। हाँ, ये भी इंशाल्लाह मिसाल के थ्रू कराती हूँ ना तो समझ में आएगा। अभी नोट करें, इंशाल्लाह मिसाल कराती हूँ फिर अच्छे से क्लियर होगा। मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ें। ठीक है, आगे मुकम्मल कर लीजिएगा जुमला, मुदगम फी से मिलाकर पढ़ें। ठीक है, जी। तो पीछे की सारी कहानी जरा एक दफा रिवाइज करते हैं। इदगाम शफवी, इदगाम शफवी में जब मीम साकिना के बाद मीम मुतहरिक आएगा तो वहां पे क्या करेंगे? इदगाम शफवी। इदगाम शफवी। फिर हमने कहा वन बाय वन हम टर्म्स को समझते हैं। शफवी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि मीम साकिना शफतान से अदा होते हैं, होंठों से। शफ शफतान से होंठों से अदा होता है। वेरी गुड। इदगाम इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमने मीम साकिना को मीम मुतहरिक में मर्ज करके पढ़ना है। मीम साकिना को मीम मुतहरिक में मर्ज करके मर्ज कर देना। मर्ज कर देना। पढ़ना है। शाबाश। ठीक है। अब इदगाम के स्टेप्स क्या होते हैं? इदगाम का पहला स्टेप है मुदगम को ड्रॉप कर दी। ड्रॉप कर देना। सेकंड स्टेप है मुदगम फी पे शद शद लगाना। लगा। शद लगा शद देना। लगा दें। थर्ड स्टेप है मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम मुदगम से फी से मिला देना। मिलाकर पढ़। चलिए इसकी मिसाल लिखें। जैसे हमारे पास अलैकुम मुरसलून। अलैकुम मुरसलून। अब यहाँ पे देखें, अलैकुम, क्या मीम साकिना आ रहा है? जी। जी क्या मीम साकिना जी के आ रहा बाद है। मुरसलून का मीम मुतहरिका आ रहा है? जी। जी तो जी। मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिका आ रहा है तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? इदगाम शफवी। इदगाम शफवी। अब स्टेप्स क्या है इदगाम के? पहला स्टेप है मुदगम को ड्रॉप कर दें। मुदगम कौन सा हर्फ है? मीम। मीम हाँ, मीम साकिना। पूरी बात बोलें ताकि क्लियर हो जाए। मुदगम कौन सा हर्फ है? मीम मीम। साकिन। मीम साकिना। मीम साकिना, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। फिर मुदगम फीह कौन सा हर्फ है? मीम मीम। मुतहरिक। मीम मुतहरिका, यानी जिसपे दम्मा आ रही है, पेश आ रही है, उस पे हमने क्या लगा देनी है? शद। शद लगा देनी है। फिर कहते हैं मुदगम से पहला वाला हर्फ। मुदगम से पहला हर्फ कौन सा है? काफ। 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 काफ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ देंगे। जी। अलैकुम मुरसलून। डन। जी। जी। क्वेश्चन एक पूछ सकती हूँ जी जी कि बिल्कुल। जैसे हमें कहा गया था कि जैसे फिर बाद में तो समझ में आ गई थी, लेकिन हमने शुरू में जो समझा था ना, तो ये बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि एक मीम है जो है मीम साकिन है, आपने अभी पहले ही ड्रॉप करवा दिया ना, ये बेस्ट हो गया। हमें नहीं करवाया गया था, हम तीन मीम समझ रहे थे, एक मीम साकिन ये वाला, दूसरा फिर मीम जो है मीम साकिन मीम जो है शद के अंदर वाला, और फिर मीम मुतहरिका। इतनी हम्म कंफ्यूजन हो गई, तो फिर ऐसे लगता था कि तीन मीम कैसे पढ़ेंगे। तो वो हम्म फिर जब बाद में टीचर से थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी पढ़ना है, तो फिर उन्होंने हम्म समझाया। तो ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि हम्म हमें तो साकिन मिल रहा है ना शद वाले में भी। ये ना, ये इजी स्टेप है कि आपने मुदगम को ड्रॉप करके मुदगम फी पे शद लगा के डायरेक्ट आप जब मिलाकर पढ़ते हैं ना तो वो इजी हो जाता है। वरना असल में अगर हम देखें ना प्रोसेस क्या होता है, असल प्रोसेस ये होता है कि पहला जो मीम है ना उसने अपना आप दूसरे मीम के हवाले कर दिया। ये नहीं हुआ कि उसने अपनी ज़ात को ख़त्म कर दिया, उसने अपनी ज़ात अगले मीम को दे दी।
अब चूंकि वो अगला जो मीम है वो सिंगल नहीं रहा, उसके पास पिछला मीम भी है, तो इस वजह से दूसरे मीम पे शद लगी होती है। लेकिन ये वाली जो चीज जो मैंने अभी आप लोगों को स्टेप्स कराया ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगते हैं पढ़ने में, तो इससे अच्छी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना, इन स्टेप्स के थ्रू मैं कराती हूँ। क्लियर है? जी मेरा भी एक सवाल है, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम जाहिर है उन्हें भी मुदगम और मुदगम फी तो नहीं बता सकते, तो फिर हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये वाला जो मीम है, ये जो आ रहा है मीम साकिना, ये साइलेंट होगा, उन्हें भी फिलहाल समझाने के लिए। हाँ, और जब बिल्कुल छोटे हैं ना, उनको तो आप कलर्ड मुसहफ से पढ़ा लेना, उन्हें क्या जरूरत है इतनी परेशानियों में डालने की। जो जरा सा फिर बड़ा होता जाता है ना, उसको फिर डायरेक्ट बस बोले मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो आपने इधर गुन्ना कर देना है। फिर जब मजीद बड़ा हो, फिर आपने उसे मुदगम मुदगम फी की लाइन पे लगाना है। कौन सा पुस्तक का नाम बोला है? कलर्ड लगा मुसहफ हुआ है। जिन पे ना ऑलरेडी गुना के निशान मार्क्ड होते हैं। अगर मैं क्रॉस लगवाती हूँ जैसे, तो वो सही है? जैसे अभी आपने क्रॉस लगाया है, इस स्थिति में जब नहीं मीम नहीं, छोटे बच्चों को इतनी वो परेशानी में नहीं ना डाला करें। उनको ना डायरेक्ट बस गुना के निशान लगवा दिए कि अच्छा मीम के बाद मीम आ रहा है तो बस आपने गुना कर देना है। जैसे मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे ना, उनको मैंने सिर्फ इतना बताया हुआ था, मीम के बाद मीम आएगा तो आपने गुना करना है। ठीक है। और ना उन्हें इदगाम लेडीज की जो लाइन। हमारे हम्म। टाइम लेडीज पढ़ रही हैं, जो फिर जिनको समझ भी नहीं आती, समझना भी चाह रही है, उनको अगर इस तरह स्टार्ट में करवाया जाए कि मीम को क्रॉस लगा ले, तो यहाँ के इसको जो है आप भूल जाएं फिलहाल, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा या हम्म। नहीं। समझा नहीं समझ उनको आ ये गया क्या बता दिया कहना करें कि अगर दो चीजें एक साथ आ रही हैं, साकिन और शद, तो उनमें से पूछा है। करें कि इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज आपको कौन सी लग रही है। तो वो ऑलरेडी बता देंगे ठीक। शद, क्योंकि वो नाम ही इतना स्ट्रांग है। तो क्या अगर स्ट्रांग और वीक चीज एक साथ हो तो किसकी पर्सनालिटी डोमिनेट कर जाती है, वो बताएंगे। जो स्ट्रांग होते हैं उसकी पर्सनालिटी डोमिनेट कर जाती है। तो कहना वीक को अपने इग्नोर कर देना है। तो जब भी वीक और ठीक। स्ट्रांग एक साथ आते हैं तो स्ट्रांग को ले लेना है, वीक को छोड़ देना है। ठीक। चले आ जाए दोबारा बैक टू द टॉपिक। तो मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहरिक आएगा तो वहां पे इदगाम शफवी होगा। बस इतनी सी कहानी थी, बाकी सारी बातें हमारी समझने के लिए थी। ये सबको क्लियर है? जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। दूसरा कायदा है इख्फा शफवी। अब इसका कायदा लिखें। मीम साकिना के बाद अगर बा मुतहरिका आ जाए, मीम साकिना के बाद अगर बा मुतहर्रिका आ जाए तो वहां पे इख्फा शफवी होगा। अब शफवी क्यों कहते हैं? क्योंकि मीम साकिना कहाँ से अदा होता है? शफतान शफतान में। होठों। शफतान से, होंठों से। अब इख्फा को समझते हैं। इख्फा का मतलब है छुपाना। इख्फा का क्या मतलब होता है? छुपाना। 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 जब भी मीम साकिन के बाद बा आएगा तो हमने मीम की आवाज को छुपा कर पढ़ना है। कैसे छुपा कर पढ़ेंगे? कि होंठों को सख्ती से नहीं मिलाएंगे, नरमी से मिला देंगे। ऐसे कहा जाता है कि आपने एक पेपर जितना गैप रख लेना है। ठीक है, इख्फा का हम्म। माना है छुपा देना। और जब भी मीम साकिन के बाद बा मुतहरिका आएगा तो वहां पे हमने मीम साकिना की आवाज को छुपा कर पढ़ देना है। कैसे छुपाएंगे? कि दोनों होंठों के बीच में एक पेपर जितना गैप रखें। गैप। गैप रख लेंगे। वैसे जब हम इदगाम में शफवी करेंगे तो हमारे होंठों के दरमियान बिल्कुल गैप नहीं होगा, बिल्कुल लेकिन गैप। जब हम इख्फा शफवी करेंगे तो पेपर जितना हल्का सा गैप होगा, यानी कि होंठों को बिल्कुल सख्ती से नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल सख्ती से मिलाना। उमूमन हम लोग पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं सख्ती से। जैसे हम मिसाल, जैसे अलैहिम बाबन, जैसे अगर मिसाल है ना, हम पढ़ेंगे अलैहिम बाबन, होंठों के बीच में गैप नहीं देंगे, हमें गैप देना मुश्किल लगता है। लेकिन असल तरीका यही है। जो हमारे क़ुरा हजरात के आप देखते होंगे, कारी इब्राहिम साहब को सुनते होंगे, कारी खलील अल हुसरी साहब को, या जितने भी सीनियर टीचर्स हैं उनको सुनते होंगे, तो वो थोड़ा सा पेपर जितना गैप देते हैं। बहुत नरमी से होंठों को मिलाया हुआ होता है। जैसे अलैहिम, ना अलैहिम, देखिए हिम बाबन, जब बा की बारी आएगी तो सख्ती से मिल जाएंगे। ठीक है, ये मश्क चाहिए होती है इसके लिए आपके होंठों को। जितनी मश्क देंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और ये थोड़ा सा खला ना खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा हर दफा। ठीक है। जी जी। बाजी।
तो क्या एक मिसाल है दफा ना अभी? जरा एग्जाम्पल रिपीट कर दें। क्या करूँ नूर? एक दफा ना ये जो आपने मिसाल दी है ना, ताकि होंठ साथ मिले नहीं, ये वाली एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर दें। हाँ, मिसाल है अलैहिम, अलैहिम बाबन। मीम साकिन के बाद दा मुतहरिका आ रहा है। जी। जी। ठीक है, मीम साकिना है। ओ लाइन लग गई। वो बहुत ज्यादा आता है, मिम बादी, वो भी बहुत ज्यादा कुरान पाक में हाँ, आता वो इकलाब, वो इंशाल्लाह भी हम देखेंगे नून साकिना के कवायद में। तो अलैहिम, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। तो यहाँ पे हमें नरमी से होंठों को मिलाना है कि ज्यादा सख्ती ना आए। सख्ती आएगी तो वो इदगाम वाली कैफियत बन जाएगी। अलैहिम बाबन, अलैहिम बाबन। ठीक है, होंठों के बीच में बिल्कुल माइनर सा गैप देके, तो है। वहां जी पे उस्ताजा जी, ये जैसे हमने मीम साकिन के बाद बा आया तो नरमी से मिलाना है, हम्म, तो जब नून साकिन के बाद बा आएगा तब भी ऐसे ही पेपर तब गैप भी रखना ऐसे, है? जी जी, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ना इक़लाब में, वो फिर हम देखते हैं। ठीक है, इसकी और जी। उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। चल, लास्ट है इजहार शफवी। अब बताएं अगेन, शफवी क्यों कहते हैं? होंठों से अदा शफतानी। होंठों से अदा होता है। सेकंड, इजहार। इजहार का मतलब यह है कि मीम साकिना की आवाज को जाहिर करें और आगे चल पड़े, गुन्ना को टाइम नहीं देना। ठीक है, इजहार यानी नून साकिना मीम साकिना की आवाज पे रुकें, मीम साकिना की आवाज को जाहिर करें और आगे चल पड़े। ठीक, जी। चलें। सो जब भी मीम साकिना के बाद अगर बा या मीम के अलावा कोई हर्फ आएगा, बा या मीम के अलावा। अलावा अलावा कोई हर्फ आएगा, तो वहां पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? इजहार इजहार। शफवी। इजहार शफवी का। जैसे है अनअमता, अल्हम्दु। ठीक है, अनअमता, मीम साकिना के बाद ता आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है? मीम साकिना की आवाज को जाहिर करना है और आगे चल पड़ना है, गुन्ना को टाइम नहीं नहीं देना। देना। नहीं देना। सो ये है बेसिकली मीम साकिना के जस्ट 3 रूल्स। ये आपको आ जाए पूरे कुरान में, जहां पे भी मीम साकिना का गुन्ना होगा, आपको इजीली आप उसको पहचान लेंगे। मीम साकिन के बाद मीम आएगा तो क्या होगा? इदगाम शफवी। इदगाम इदगाम शफवी। शफवी। मीम साकिन के बाद बा आएगा तो, इख्फा इख्फा शफवी। शफवी। और मीम साकिन के बाद बा या मीम के अलावा कोई हर्फ आएगा तो इजहार शफवी। इजहार शफवी। इजहार शफवी। अब 2 मिनट लें, इसको याद कर लें, शाबाश। चलो जी, नेक्स्ट हमारे कवायद हैं नून साकिना और तनवीन के कवायद। अब तनवीन क्या होती है? दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन कैसे कहते हैं? दो दो जबर जबर दो जेर। दो पेश। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब अगली बात कि नून साकिन और तनवीन, इनको साथ साथ क्यों रखा गया? यानी जो रूल्स नून साकिना पे अप्लाई हो रहे हैं वही तनवीन पे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तनवीन के अंदर भी नून साकिना छुपा हुआ होता है। तनवीन के अंदर भी नून साकिना हाँ। छुपा होता है। छुपा हुआ होता है। जैसे अगर हमारे पास दो जबर है ना, उन दो जबर में एक जबर तो जबर होता है, दूसरा जबर नून साकिन होता है। जैसे है बादो जबर बन। 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 अब पहला जबर तो जबर है, दूसरा जबर क्या है? नून साकिन। नून साकिन है। इसी तरह बादो जेर बिन। 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 एक जेर तो जेर है, दूसरा जेर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नून नून सा। साकिना। नून साकिना को। इसी तरह बा दो पेश बुन। बुन। तो एक पेश तो पेश है, दूसरा पेश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नून साकिना। नून सा। नून साकिना को। तो बेसिकली नून साकिन और तनवीन को इस वजह से साथ रखा गया कि तनवीन के अंदर भी बेसिकली नून साकिना ही है। ये बात डाइजेस्ट हुई? जी। जी। हम्म। बस फर्क ये होता है कि जो नून साकिन है, अच्छे इसके ना काफी सारे फर्क करवाए गए हैं। कह तो करवा देती हूँ, करा दो नून साकिन और तनवीन के फर्क। जी। जी बहन जी, करा दीजिए। चलें। जो नून साकिन होता है वो लिखा हुआ होता है। आपको ना हर जगह तनवीन, जब ये नून साकिन होगा ना, ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे हमने अभी देखा अन नाम था, नून साकिन लिखा हुआ था। जैसे अन,
नून साकिन लिखा हुआ होता है, ठीक है। युनफिकून नून साकिन लिखा हुआ होता है, जबकि जो तनवीन का नून है वो लिखा हुआ नहीं होता। तनवीन का नून लिखा हुआ नहीं होता। लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। जैसे उसकी जगह क्या लगा हुआ होता है, दो जबर लगे हुए होते हैं, या दो जेर लगे हुए होते हैं, या दो पेश लगे हुए होते हैं। इसका नून लिखा हुआ नहीं होता। नहीं होता। पहला फर्क क्लियर है। जी। दूसरा, ये जरा ग्रामेटिकल बात आ जाती है। जो नून साकिन है वो इस्म में भी आ सकता है, फ़िल में भी आ सकता है, और हर्फ में भी आ सकता है। जो नून साकिन है वो इस्म में भी आ सकता है, फ़िल में भी आ सकता है, और हर्फ में भी आ सकता है। जबकि जो तनवीन है ना, ये इस्म की निशानी होती है, ये कभी भी फ़िल या हर्फ में नहीं आती होती। तनवीन किसकी निशानी है? इसम की निशानी। सबकी। इस्म की। ये बात पॉइंट भी क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी उस्तादा जी, तनवीन इस्म की निशानी, आगे क्या बताया? हाँ, तो यानी ये सिर्फ इस्म में आएगी, फ़िल या हर्फ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे नून साकिना जी इस्म में भी आ सकता है, फ़िल में भी आ सकता है, हर्फ में भी आ सकता है। तो जो तनवीन है वो सिर्फ इस्म में आती है, फ़िल या हर्फ में नहीं आती। ठीक। जी। जी तीसरा है, नून साकिना कलिमा के दरमियान में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। नून साकिना कलिमा के दरमियान में भी हो सकता है और आखिर आ, में भी। आखिर में भी हो सकता है, जबकि तनवीन हमेशा सिर्फ कलमा के आखिर में होती है। तनवीन हमेशा सिर्फ कलिमा के आखिर में आखिर होती में। आखिर में होती है। चौथा और आखिरी फर्क, नून साकिन को वस्लन वक्फन दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है। नून साकिना को वस्लन वक्फन दोनों तरफ है। दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है। यानी अगर आप मिलाकर पढ़ रहे हैं तब भी वो पढ़ा जाएगा, अगर उस नून साकिन पे वक्फ कर दिया वो तब भी पढ़ा जाएगा। जैसे अगर कलिमा है मन या कूलू, आप मिलाते हुए भी इस नून साकिन को पढ़ेंगे, अगर आपने इस मन पे वक्फ कर दिया तब भी नून साकिन है, पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? बिल्कुल। जी। पढ़ा जाएगा। लेकिन जो तनवीन का नून होता है वो सिर्फ वसलन पढ़ा जाता है, तनवीन का नून वक्फन नहीं पढ़ा जाता। तनवीन का नून वसलन पढ़ा जाता है। सिर्फ वसलन पढ़ा जाता है, वक्फन तनवीन के नून को हम नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ते, ड्रॉप कर देते होते हैं। जैसे अगर कलमा है जिसमें बोलूं कदीरुन, ओ, फिर तो गलत लिख दिया। हाँ, कलमा है अगर कदीरुन, रॉ पे दो पेश आ रही है, रुन कैसे वक्फ करेंगे? कदीर। कदीर। क्या तनवीन का रून हमने वक्फन पढ़ा? नहीं। नहीं। नहीं पढ़ा। इसी तरह अगर हो ये कदीरिन, तो वक्फन क्या हो जाएगा? कदीर। कदी कदीर। क्या हमने वक्फन तनवीन का नून पढ़ा? नहीं। नहीं। नो। अगर ये हो कदीरन तो कैसे वक्फ करेंगे? कदीरो। कदीरा। क्या हमने वक्फन तनवीन का नून पढ़ा? नहीं। नहीं पढ़ा। नहीं तो तनवीन का नून वसलन तो पढ़ा जाता है, लेकिन तनवीन का नून वक्फन नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा। जाता। नहीं पढ़ा जाता। क्लियर है? जी। हाँ, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों नहीं, को अभी वक्फन क्लियर नहीं हुआ। कौन सा नहीं क्लियर हुआ? वसलन और वक्फन क्लियर हाँ, नहीं हुए। वसलन का मतलब होता है मिलाते हुए पढ़ना, ठीक है। जैसे हम बोले शुरू की आयत को खोलती हूँ, आप लोगों को अच्छे से वाज़ होगा। नून साकिना का समझ आया कि वसलन पढ़ा जाएगा, वक्फन भी पढ़ा जाएगा। मुझे वसलन और वक्फन का ही मतलब समझना है। हाँ हाँ, वसलन का मतलब होता है मिलाते हुए पढ़ना। वसलन का मतलब है ठीक है। मिलाते हुए पढ़ना। मिला- जैसे अगर कलिमा है, लेट सपोज, मैं वैसे तो ये मिला मिला हुआ लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको ना अलग अलग लिख के दिखाती हूँ। जैसे अगर कलिमा है कुन, हाँ, जैसे अगर कलिमा है कुन फयकून, अलग अलग वाली मिसाल दे देती हूँ। कुन फयकून। अगर आप इसको मिला के पढ़ें, यानी वसलन, वसलन का मतलब है मिला कर पढ़ना, यानी अगर आप पढ़ें कुन फयकून, तब ये कुन का नून पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया? पढ़ा गया है। पढ़ा गया। ये होता है वसलन, यानी मिलाते हुए पढ़ना। अगर आप इस ठीक कुन है। पे वक्फ कर दें तो कहेंगे वक्फन,
اگر وقف کریں گے تو کیا کہا جائے گا، کیا ٹرم یوز ہوگی؟ وقفن. وقفن. اب اس میں وقف کر کے دکھائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ کن کے نون پہ وقف کریں. کن کون. فیکون. ہاں، فیکون کو بے شک نہ شامل کریں. آپ نے کن پہ وقف کر دیا، آپ نے پڑھا کون، تو نون ساکن پڑھا. جی بڑا. پڑھا. تو جو نہیں نون. ہم ہاں جی نون ساکن پڑا تھا مکس کر دیا اینڈ میں نون ساکن ہاں کو. جی، نون ساکن کو آخر میں ساکن کر کے بس ہم نے پڑھ دیا. تو جو نون ساکن ہوتا ہے نا، وہ وصلن بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جب آپ اسے ملا کر پڑھ رہے ہو، اور وقفن بھی اس نون کو پڑھتے ہیں، یعنی وہ نون کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتا. ٹھیک نون ہے. ساکن کا نون کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتا. ڈراپ نہیں ہوتا. جبکہ جو تنوین کا نون ہے نا، وہ وصلن تو آپ اس کے نون ساکن کو پڑھیں گے. تنوین کے اندر کا جو نون ساکن ہے اس کو آپ، وصلن تو پڑھیں گے. ہاں، لیکن وقفن ڈراپ کر دیں گے. وقفن کیا کر دیں گے؟ ڈراپ کر دیں گے. ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے اگر میں بولوں کلمہ ہے قدیرن ہوا، اگر میں نے قدیرن پہ وقف نہ کیا، میں نے اس کی حرکت کو پڑھا، میں نے کہا قدیرن ہوا، تو یہ ہم نے اس کا نون پڑھا قدیرن، پڑھے ہم نون ساکن. جی پڑھا ہے. لیکن اگر میں اسی قدیرن پہ وقف کر دوں تو کیا پروناؤنسیشن بنے گی؟ قدیر. قدیر. کیا میں نے نون ساکن پڑھا؟ پڑھا. ہم نہیں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. قدیر. کیا اب ہم نے نون ساکن پڑھا وقفن؟ پڑھا. نہیں پڑھا. نہیں پڑھا. وقف ہو گیا. وقف ہو گیا. تو تنوین کا جو نون ہے نا، وہ وصلن تو پڑھا جاتا ہے لیکن وقفن نہیں پڑھا جاتا. اب کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہے نون ساکنہ اور تنوین کے چار فرق. اب آتے ہیں اس کے قواعد پہ. یہاں تک کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی تو پوچھ لیں. باجی وصلن کا مطلب؟ یہاں وصلن کا مطلب ہے ملا استاذہ کر جی پڑھنا. یہ جو ہے کن فیکون، اس کو ہم وصلن وصلن مثال دی، کیسے پڑھیں گے کن فیکون کو؟ کن فیکون، یہ کن کے نون کی بات کری. ٹھیک ہے. کن کے نون پہ یا تو وصل کر دیں فیکون کے ساتھ، یا جی کن کے نون پہ وقف کر دیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ایک ہے. اور اچھا نا آپ استاذہ نے جی، اس کو وقف کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو کن مثال دیا، فیکون کو؟ مثال دیا اگر وقف کر لیں تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثال دی ہے کہ اگر کبھی آپ کا موڈ ہو جائے کن پہ وقف کرنے کا، مثال دی ہے. جسٹ آگے مرضی آپ کی اپنی ہے. ٹھیک ہے. باجی ایک اور آپ نے جو ابھی تیسری اس کی بتائی ہے، صرف نون جو آپ نے بتایا تھا فرق نون ساکن اور تنوین میں، اس میں یہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی، اور تنوین میں کیا تھا؟ صرف کلمہ کے لاسٹ میں ہوگا. کلمے کے آخر میں. ٹھیک ہے. چلیں، اور کوئی کنفیوژن؟ باجی یہ وقفن اور وصلن کا مطلب؟ ہاں، وصلن کا مطلب ہے کہ آپ اس کلمہ پہ وقف نہ کر رہے ہو. کسی بھی ورڈ کو آپ اس پہ وقف نہ کریں، اس سے اگلے کلمہ کو بھی پڑھ رہے ہو، تو آپ کہیں گے میں اس کلمہ کو وصلن پڑھ رہی ہوں. کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی کلمہ ہو. کنٹینیوشن میں؟ ہاں، کنٹینیوشن میں جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ وصلن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اسی کلمہ پہ روک دیا، سٹاپ کر دیا، تو دیٹ از وقف. جی. ٹھیک ہے. اچھا. اب ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. پہلا قاعدہ ہے اظہار حلقی. پہلا قاعدہ ہے اظہار حلقی. اظہار حلقی. ہم نے بس 5 منٹ تھوڑا اور پڑھنا، پھر نماز بریک لے کے مزید کریں گے انشاءاللہ. اظہار حلقی. جو اب اظہار کیوں کہیں گے؟ اظہار کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے نون ساکن کی صفت کو ظاہر کر کے بس آگے چلے جانا ہے، غنہ کو ٹائم نہیں نہیں. دینا. نہیں دینا. سو جب بھی اظہار آئے گا تو کیا مطلب ہے کہ ہم نے آواز کو ظاہر کرنا ہے، چاہے وہ نون ساکن ہو چاہے میم ساکن ہو، اور آگے چلے جانا ہے اور غنہ کو ٹائم نہیں نہیں دینا. دینا. نہیں دینا. چل اس کا رول لکھیں. کہتے ہیں نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی. کون سے حروف حلقی؟ 6 حروف حلقی ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، اور غین، خا.
کون سے 6 حروف ہیں؟ حمزہ، حمزہ، عین، ہا، غین، خا۔ تو اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پہ ہم نے غنہ کو ٹائم نہیں دینا، صرف نون ساکن کی آواز کو واضح کرنا ہے اور آگے چل پڑنا ہے. جیسے ہے ابھی میں نے مثال دی تھی انعمت، اب دیکھیں انعمت، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین۔ عین، عین. کیا عین حروف حلقی میں سے ہے؟ جی۔ جی، لہٰذا ہم نے غنہ کو انعمت ایسے نہیں ٹائم دینا، بس جی، انعمت پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. اظہار حل کی کلیئر ہے سب کو؟ جی، جی. ہم، چلیں. دوسرا ہے اقلاب. اقلاب پہلے اس کا قاعدہ لکھے پھر انشاءاللہ سمجھاتی ہوں. کہتے ہیں نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ با جائے. آ جائے۔ با آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو میم ساکن کی آواز سے بدل کر پڑھنا ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو نون ساکن کی آواز کو کس میں چینج کر دیں گے؟ میم ساکین۔ میم ساکن. کیا ہم نا نارملی کیجولی اردو میں بھی یہ کام کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے انبیاء، کیسے پڑھتے ہیں ہم اس کو انبیاء کو؟ انبیاء۔ انبیاء. یہاں پہ بھی دیکھیے ہم نے انقلاب کیا یا نہیں کیا؟ نون ساکن کی آواز کو کس سے بدل دیا؟ میم میم ساکین۔ ساکن، میم ساکن کی آواز سے. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو ہم نے نون کی آواز کو کس میں بدل دینا ہے؟ میم کی آواز میں۔ میم کی آواز میں. اور اقلاب کا مطلب بھی ہوتا ہے بدل دینا. ٹھیک ہے، جیسے ہمارا دل جو ہے اس کو عربک میں کہتے ہیں قلب. قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر وقت اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. کبھی ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی نارمل لیول پہ ہوتا ہے، ہم ایک ایوریج مسلم ہوتے ہیں. کبھی ہم بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، کبھی ہم ہی بڑے بد اخلاق ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم بڑے سیڈ ہو جاتے ہیں. کبھی ایک کیجول رویہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، نہ خوش ہے نہ غمگین ہے. ایسا ہوتا ہے. جی۔ بالکل. ہم تو اس وجہ سے ہمارے دل کو قلب کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے. وہ دعا بھی ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، یا مقلب القلوب، مقلب یعنی پلٹنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو اپنے دین پر قائم رکھ. قائم رکھ، جمع دے، ثبت، قائم رکھنا. ثبات دے دے. اچھا جی استاذہ جی، آپ نے بتایا اس لیے ہمارے دل کو قلب کہتے ہیں، جو ہاں، کیونکہ مطلب ہمارے دل کی بھی آپ نے کیا کیفیات ہر بتایا؟ وقت بدلتی رہتی ہیں، ایک کیفیت پہ نہیں رہتا ہمارا دل. ٹھیک ہے، جی تو اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدل دینا. تو نون ساکنہ کی آواز کو چونکہ ہم میم ساکنہ کی آواز سے بدل دیتے ہیں، لہٰذا اسے اقلاب کہا جاتا ہے. تو کیا رول بنا؟ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہو؟ با، با۔ با آ رہا ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکنہ کی آواز کو کس سے بدل دینا ہے؟ میم میم ساکین کے۔ ساکن کے بعد، ہاں، جیسے بھی میں نے مثال لکھا ہے انبیاء، ادھر بھی نا آپ کے ہونٹوں کے بیچ میں پیپر جتنا گیپ آنا چاہیے. انبیاء، یا جیسے من بعدی. ٹھیک ہے، چلیں اتنا ہو گیا، ڈن. باجی، جی۔ جی جی جی. باجی، آپ جس طرح کہہ رہی کہ پیپر جتنا گیپ آنا چاہیے، لیکن میم کا مخرج کو جب ہم ادا کریں تو دونوں گیلے ہوٹے کا ملاپ نہیں ہے، دونوں تو ہونٹوں کا اس میں ہونٹوں کا لیکن اخفا کی جیسی اس کی پروناؤنسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اخفا میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے میم ساکنہ کی آواز کو چھپا دینا ہوتا ہے. اب چھپانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا گیپ دیتے ہیں. جیسے نون ساکن ہے، نون ساکن میں بھی جب ہم اخفا دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم نون کے مخرج پہ ٹچ نہیں کرتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسے، جی. لیکن باجی ہونٹ دونوں مل رہے ہیں آپس میں، جو آپ کی نا پیپر جتنا گیپ وہ نہیں آ رہا. وہ تھوڑا سا پریکٹس سے آتا ہوتا ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، لیکن ایک دفعہ آ جائے نا پھر دور نہیں ہوتا. جیسے اگر آپ ائمہ کو دیکھیں نا، ہمارے جیسے ابراہیم صاحب کی جب تلاوت سنیں یا مزید کسی کی، تو وہ لوگ گیپ دیتے ہوتے ہیں. اوکے.
ٹھیک ہے، تو آج آپ لوگ اس کو بھی نوٹ کیجیے گا. چلے اب ہم ایسا کہتے ہیں 5:16 ہو رہے ہیں، 5:26 پہ دوبارہ آئیں، نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم کر رہے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہے ہوں گے تو کون سا رول اپلائی ہو جائے گا؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی. پھر ہم نے دیکھا نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو کون سا رول اپلائی ہو جائے گا؟ اقلاب. اقلاب. اقلاب کا. تیسرا رول ہے ادغام کا. کیا مطلب ہوتا ہے ادغام کا؟ داخل. ہم مدغم کو مدغم میں داخل کر کے پڑھنا. ہاں جی ٹھیک ہے، اگر مدغم کو مدغم فی میں ایسے داخل کرنا کہ وہ مشدد ادا ہو، مدغم کو مدغم فی میں ایسے داخل کرنا کہ وہ مشدد ادا ہو. مشدد ادا. تشدید لگائی تھی نا ہم نے مدغم فی پہ. جی. چلیں. سو ادغام کا ہے کہ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یرملون کون سے حروف؟ یرمل. یرملون. یا را میم لام واو نون. اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا. نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. ادغام ہوگا. اب ادغام کی دو ٹائپس ہیں. سم ٹائم ہم ادغام کرتے ہوئے غنہ کریں گے اور سم ٹائم ہم ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں کریں گے. کیا ہوگا؟ سم ٹائم ہم ادغام کرتے ہوئے غنہ کریں گے. کریں اور گے، اور کبھی سم نہیں ٹائم کریں گے. نہیں کریں گے. اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد انہیں یرملون میں سے یومن آ جائے، انہیں یرملون میں سے یومن. یومن آ جائے، ٹھیک ہے. کچھ کتب میں یومن لکھا ہوتا ہے، کچھ میں لکھا ہوتا ہے ینمو. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ینمو. 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 تو جو آسان لگے یاد کریں، چاہے تو دونوں یاد کر لیں. تو آپ نے نون ساک جی جی پہلا والا کیا بتایا؟ یومن. اور پھر ہم یومن، نے یس یومن یا پھر ینمو جیسے یاد کر لیں. تو کہتے ہیں نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حروف یومن میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں میں ہم نے ادغام بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. ادغام بھی کرنا ہے اور غنہ بھی. غنہ بھی کرنا ہے. سو اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. ادغام مع مع الغن الغنہ. ہاں یعنی ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، تو ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. غنہ کے ساتھ. کچھ کتب پہ لکھا ہوتا ہے ادغام بالغنہ. بی کا مطلب بھی ہوتا ہے ساتھ. بی کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. ساتھ. ادغام مع الغنہ یا پھر ادغام بالغنہ. بالغنہ. ٹھیک ہے. جیسے مثال من یقول. اب دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ یا. یا. کیا یہ حروف یومن میں سے ہے؟ جی. 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 لہٰذا ہم نے ادغام بھی کرنا ہے اور ساتھ میں غنہ. غنہ بھی غنہ بھی کرنا ہے. اب ادغام کے سٹیپس ذرا فالو کروائیں میرے ساتھ. ادغام کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ مدغم کو ہم نے ڈراپ کرنا ہے. ڈراپ کر دینا ہے. پھر مدغم فی پہ شد لگا دینی. لگا شد دیں. لگا دینی ہے. پھر مدغم سے پہلے والے حرف کو مدغم ڈائریکٹ فی سے لگا دینی. ڈائریکٹ مدغم فی سے ملائیں گے. ڈائریکٹ مدغم فی سے ملائیں گے. لیکن یہاں پہ شرط یہ ہے کہ مدغم فی سے ملاتے ہوئے غنہ بھی ہونا چاہیے. مدغم فی سے ملاتے ہوئے غنہ بھی ہونا چاہیے. غنہ بھی ہونا چاہیے. غنہ بھی ہونا چاہیے. اور آپ لوگ نوٹ کیجئے گا بھی، میں عربک مصحف دکھاؤں گی آپ لوگوں کو، وہ یہاں پہ شد نہیں لگاتے. جب ادغام بھی ہو رہا ہو ساتھ میں غنہ بھی ہو رہا ہو تو وہ نون کے بعد جب یا آئے گا اور نون کے بعد جب واو آئے گا، نون کے بعد جب یا آئے گا اور نون کے بعد جب واو آئے گا. واو آئے گا. آگے زینب چلے. نون کے بعد جب یا آئے گا، نون کے بعد جب واو آئے گا تو وہ تشدید نہیں لگائیں گے. تو وہ تشدید نہیں لگائیں گے. نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. کب کب نہیں لگائیں گے؟ جب نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہوگا یا پھر نون ساکن کے بعد جب واو آ رہا ہوگا. بس یہ دونوں میں. بس یہ دونوں میں. یہ آپ لوگ مجھے یاد کرائیے گا جب میں آپ لوگوں کو ادغام کا ٹاپک پڑھاؤں گی نا، تو ادغام ناقص میں اس چیز کو ایکسپلین کروں گی.
इदगाम नाकिस में। किस टॉपिक में जाके इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी? इदगाम नाक़िस। इदगाम नाकिस में। तो नून साकिन के बाद जब या आ रहा है तो कैसे प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी? मैं यकूलू। यस, कि हमने या के साथ भी मिलाकर पढ़ना है लेकिन गुन्ना भी करना है। मैं यकूलू। ये क्लियर है? जी। 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 अब पे इधर कितने काउंट होंगे गुन्ना के 3? हाँ, गुन्ना करना बेसिकली कहते होते हैं 2 काउंट्स पढ़ना है, एक अलिफ की जितना लंबा करते होते हैं गुन्ना को। ठीक है, ठीक है। जी कहाँ जहां पे भी हो रहा हो गुन्ना, फिर इसके आपकी जो स्पीड पे ग्रेड्स भी डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे जो उन्ना का ग्रेड्स होते हैं वो मेंशन करना जरूरी होंगे कि अकमल और कामिल और। डिपेंड करता है आपके टीचर पे। अगर आपका टीचर कह रहा है मेंशन करने को तो आप कर रहे हैं। अभी चूंकि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अकमल कामिल नाकिस अनकस, वो नहीं पढ़ा रही, तो आप मेरे साथ मेंशन ना कीजिएगा। ठीक है, ठीक। ठीक। चलें फिर इसकी दूसरी टाइप है कि हमने इदगाम तो करना है लेकिन गुन्ना नहीं करना। नहीं 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 करना। करना। तो कायदा लिखें, नून साकिन या तनवीन के बाद पीछे यरमलून में से कौन कौन से हुरूफ बच गए? लाम और रा। लाम और रा। ठीक है, ये देखें जरा, अगर हम कट करें हुरूफ को, या में इदगाम माल गुन्ना होगा, फिर मीम में इदगाम माल गुन्ना होगा, वाव में इदगाम माल गुन्ना होगा और नून में इदगाम माल गुन्ना होगा। फिर पीछे कौन कौन से लेटर्स बच गए? लाम रो। लाम रा। लाम रा। रा और लाम। तो कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम या रा आएगा तो वहां पे हमने इदगाम तो करना है लेकिन गुन्ना नहीं नहीं करेंगे। करना। नहीं नहीं करना। करना। सो इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, बिला यानी ला का मतलब है नहीं करना, बिला गुन्ना इदगाम। बिला गुन्ना। बिला बिला बोलो। हाँ, वो ऊपर था बिल गुन्ना। ठीक है, ऊपर था इदगाम बिल गुन्ना। बिल गुन्ना। बिल्कुल। ये क्या है बिल इदगाम गुन्ना। बिला बिला गुन्ना। बिला गुन्ना। बिला गुन्ना। बिला गुन्ना। इसके अलावा इसको कहते हैं इदगाम बिगैर गुन्ना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना बगैर। हम्म। अरबिक में क्या हो जाएगा? बिगैर। इदगाम बी- बिगैर गुन्ना। बिगाइस। हाँ बिगैर गुन्ना। कि इदगाम कैसे करना है? बगैर गुन्ना के करना है। फिर उस्तादा जी ये क्या बताया आपने बगैर गुन्ना? ये ये क्या भी उसी बताया इसी का आपने? एक और नाम है। कुछ कुतुब में आपको लिखेगा मिलेगा इदगाम बिला गुन्ना, कहीं पे लिखा होगा जी। इदगाम बिगैर गुन्ना। ठीक है, आपने जैसे जी बी गई गुन्ना जी। पे हमें जो पढ़ाया था बी गुन्ना और हाँ बगैर गुन्ना हाँ, भी गैर गुन्ना गुन्ना। कर लें, अलिफ लाम बेशक ना लगाएं, जैसे आपको आसानी हो। ठीक है, ये बगैर भी अरबी का लफ्ज है? हाँ अगर उर्दू में बोलेंगे तो बगैर हो जाएगा, अरबिक में बोलेंगे तो बी गैर, बी गैर। जी भी गई। हाँ, और एक और टर्म यूज होती है बिदून। ठीक है, दूना का मतलब होता है अलावा यानी नहीं करना। सो दूना बगैर के, तो बिदून यानी बगैर गुन्ना के। बिदून बगैर, जी बिदून बगैर, तो बिदून गुन्ना। ये 3 टर्म्स आपको मिल सकती हैं कुतुब में। ठीक है, जी। सो इदगाम बिला गुन्ना, बिगैर गुन्ना या फिर बिदून गुन्ना। अभी हम नॉर्मली कैजुअली ना बिला गुन्ना ही बोलेंगे, लेकिन बस मैंने आका आप लोगों को बता दूं। इतना भी क्लियर है? जी। जी। यस। जी। अच्छा, अब सम टाइम क्या होगा कि नून साकिन के बाद हरूफे यूमिन भी आ रहे होंगे, लेकिन ना हमने गुन्ना करना होगा ना हमने वहां पे इदगाम करना होगा। ठीक है, नून साकिन के बाद हरूफे यूमिन आ रहे होंगे, लेकिन हमने ना वहां पे गुन्ना करना होगा ना हमने इदगाम। इदगाम करना होगा। चलिए लिखिए अगला कायदा। इजहार मुतलक। इजहार हाँ। मुतलक। हाँ मुतलक। ये मैंने पूछना था कि ये मुतलक पे पेश आएगी। जी जी, मुतलक पे पेश इजहार। आएगी। मुतलक वर्ड होता है मुतलकन जिसे बोलते हैं ना अक्सर। उस्तादा जी कौन से। मुतलक का मतलब क्या होता है? हाँ वो भी बताती हूँ अभी। ठीक है, चलें। इजहार मुतलक, इजहार का मतलब है कि हमने नून साकिन की आवाज को जाहिर करना और आगे चल पड़ना है। क्या मतलब है इजहार का? नून साकिन की जाहिर आवाज करना को है। जाहिर करना और आगे चल जाहिर पड़ना है। करना आगे आसान चल पड़ना है, यानी गुन्ना को हमने टाइम नहीं 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 देना। देना। नहीं नहीं देना। देना। मुतलक का मतलब है टोटली, कंप्लीटली, यानी टोट। हाँ यानी हमने टोटल इजहार करना है, यानी ना गुन्ना को टाइम देना है ना इदगाम के बारे में सोचना है, टोटल इजहार। हालांकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें पिछला कायदा तो हमें इदगाम भी करना चाहिए था, गुना भी करना चाहिए था, लेकिन ना हम इदगाम करेंगे ना हम
गुन्ना करेंगे। गुन्ना करेंगे, इजहार। कंप्लीट इजहार। गुन्ना। ठीक है, कंप्लीट इजहार करेंगे। इजहार। चलें कायदा लिखें। नून साकिना के बाद यहाँ पे तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। नून साकिना के बाद अगर हरूफी यूमिन में से कोई हर्फ उसी कलमा में आ जाए, सारी कहानी चेंज इस वजह से हुई क्योंकि नून साकिना के बाद हरूफ यूमिन कहाँ आ रहे हैं? एक ही कलमा में। एक ही कलमा में, उसी कलमा में आ रहे हैं। अगर उसी कलमा में ना आ रहे होते तो वही कहानी होती, तो पीछे पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, नून साकिन के बाद हरूफ यूमिन, एक उसी ही कलेमा में हाँ, तो वहां पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? इजहार इजहार। इजहार मुतलक। इसकी ना ओवरऑल कुरान में सिर्फ 4 ही कलिमात है। एक है अद्दुन्या, बुन्यानुन, ठीक है। इसकी मिसालें भी यानी समझा, पूरे यूमिन की नहीं है, सिर्फ या और वाव की मिसालें हैं कुरान में। अद्दुन्या, बुन्यानुन, सिनवानुन, और किनवानुन। कौन से 4 कलिमात हैं? दुनिया 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 बुनियानुन सिलवानुन सुनवानुन किनवानुन। किनवानुन। हाँ, 2 या वाले कलिमात हैं, अद्दुन्या बुनयानुन, और 2 वाव वाले, सिनवानुन और किनवानुन। ये इनका रट्टा लगा लेना, याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बाजी। जी। इंशाल्लाह। चलें, आखिरी इख्तलाफ है, इख्तलाफ कायदा इख्फाए हकीकी। इख्फाए हकीकी। हकीकी। कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बाकी के हुरूफ आ जाएं, यानी हुरूफ हल्की, हर्फ बा, हुरूफ यरमलून और अलिफ, और अलिफ। अलिफ। अलिफ, इन सारे हुरूफ को छोड़कर बाकी के हुरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा, ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून, इसी तरह हर्फ बा और अलिफ के सिर्फ अलावा नून साकिन। नून साकिन या तनवीन के बाद, अच्छा। ठीक है, दोनों में से नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून, हर्फ बा और अलिफ के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो वहां पे इख्फाए हकीकी होगा, वहां पे इख्फाए हकीकी होगा। हकीकी होगा। अब इख्फा क्यों बोला? क्योंकि नून साकिन की आवाज को हमने क्या कर देना है? छुपाना है। छुपाना है, यानी नून के मखरज पे हिट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। उस्ताजा जी, इसका क्या मतलब है कि इख्फाए हकीकी, हकीकी ये? हकीकी मेरा ख्याल है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, बाकी मुझे सच बाकी बाकी नहीं मालूम कि हकीकतन इख्फा तो नून मीम साकिन में भी हो रहा है कि हमने पेपर जितना गैप तो देना है, मीम साकिन की आवाज को भी जाहिर थोड़ी ना करना है, तो मैं भी डिफरेंशिएट करने के लिए आगे, वल्लाहु आलम। जी। कभी मालूम पड़ा तो जरूर बता दूंगी, होगी कोई ना कोई तवजीह दी हुई होगी हमारे कुरान ने, लेकिन मुझे नहीं मालूम तवजीह इसकी। बाजी फिर से बोलिए ना, तनवीन या नून साकिन के बाद क्या क्या होना चाहिए? हाँ, कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून, हर्फ बा और अलिफ के अलावा बाकी 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पे इख्फाए हकीकी होगा। नून साकिना या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून, हर्फ बा या अलिफ के अलावा बाकी 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पे इख्फा हकीकी होगा। इख्फा इख्फा हकीकी होगा। हाँ, जैसे अब देखें अनजलना, अब देखें नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा जा। है? जा। अब मुझे बताएं जा क्या हुरूफ हल्की में से है? नहीं। नो। नो। क्या हुरूफ यरमलून में से है? नहीं। नहीं। क्या बा या अलिफ में से है? नहीं। 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 लिहाजा यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा?
اخفاء اخفاء حقیقی. اخوا اخفاء حقیقی. حقیقی انزلنا. ٹھیک ہے. جی. استاذہ جی وہ یہ جو الف کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. ہاں، الف کا بیسیکلی یہ سین ہوتا ہے کہ الف پہ نا کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا. الف پہ صرف ایک مد کا رول اپلائی ہوتا ہے. ایک سم ٹائم ہم الف کو پر کرتے ہیں، ایک باریک کرتے ہیں، باقی الف پہ رولز اپلائی ہی نہیں ہوتے. کیا ہم نوٹ میں لکھ لیں اپنے پاس؟ ہاں نوٹ میں لکھ لیں بالکل ٹھیک ہے. نو الف پہ یا تو مد کا رول اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، الف مدہ بس، یا پھر وہ آپ انشاءاللہ شبہ مستعلیہ میں دیکھیں گے کبھی الف پر پڑا جاتا ہے کبھی باریک. باقی الف کہیں پہ بھی اس کی انوالومنٹ شو نہیں ہوتی رولز میں. چلیں نوٹ کر لیا تو اس کو میں مٹا دوں. جی باجی. چلیں اب قرآن کھول لیں. شاباش. استاذہ جی جو ابھی آپ نے الف کا بتایا یہ آپ نے نوٹ لکھا ہوا دینا ہمیں، یہ ٹھیک لکھ دیں. ٹھیک ہے، میں لکھ دوں گی نوٹس میں انشاءاللہ. ابھی میں نے آپ لوگوں کو کافی سارے ٹائپ فارم میں بھیج دیے ہیں. ایک میں نے آپ لوگوں کو نون ساکنہ اور تنوین کے فرق والے نوٹس ٹائپ کر کے بھیجنے، دوسرے یہ الف والی کہانی بھی لکھ دوں گی. بس جی چلیں ابھی یہ باریک اور موٹا اخفا جو ہے اس میں تھوڑا سا بتا دیں. اپنے بتا دیں نون کے مخرج کو ہم نے ہٹ نہیں کرنا، یعنی کہ باریک اور موٹے اخفا میں ہم کیسے ڈفرینس کریں گے؟ ہاں باریک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نا اکثر لسان کو تالو کی طرف بلند نہیں کرنا ہوتا. کسی بھی حرف کو پر کرنا ہے، اخفا کو پر کرنا ہے، ایکس وائی زی کسی بھی چیز کو اگر آپ نے پر کرنا ہے نا تو آپ نے اس میں اکثر لسان کو بلند کرنا ہوتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ اکثر لسان کو بلند کریں گے تو حرف پر ہو جائے گا، اخفا پر ہو جائے گا. اگر آپ اکثر لسان کو بلند نہیں کریں گے تو وہ حرف ہو یا اخفا ہو وہ باریک ہو جائے گا. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ہیوی لیٹرز آ رہے ہوں گے، پر حروف ہوں گے تو اخفا بھی پر ہوگا. اور اگر باریک لیٹرز ہوں گے تو اخفا بھی باریک ہوگا. یعنی باریک کہ جیسے باریک ہوگا. بتانے کے لیے بتاتے ہیں کہ جب آپ باریک اخفا کریں نا تو زبان اپنی بالکل نیچے ہی رہنے دیں. تو بالکل یہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے اکثر لسان کو بلند کرنا ہے تو پر ہوگا. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں مثال آ رہی ہے من قبلی. اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے. اب قاف ہیوی لیٹرز میں سے ہے. جی. جی. ہاں تو ہم نے کیا کرنا ہے اکثر لسان کو بلند کر کے اخفا کرنا ہے. میوں میوں قبلی ہی. جی. اور قریب المخرج نہیں ہوتا، اس کا کیا ٹپ ہوگی؟ قریب المخرج جو اخفا قریب المخرج اکثر میری تو ہاں یہی. اس کا ہوتا ہے اخفا کی نا دو پروناؤنسیشنز ہوتی ہیں، دونوں پہ عمل کرایا جاتا ہے، جس پہ چاہے عمل کر لیں. ایک پروناؤنسیشن یہ ہے کہ اخفا عند النون، ہر دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے بس نون کے مخرج کے قریب زبان رکھنی ہے اور اخفا کر دینا ہے. اس میں آپ کو نا ہر دفعہ اخفا کی سیم ساؤنڈ ملے گی، ایک صرف پر باریک کا ڈفرنس ملے گا کہ کبھی اخفا پر ہوگا کبھی باریک، بس دو پروناؤنسیشنز ہوں گی. لیکن دوسرا ہوتا ہے اخفا عند الحرف. اخفا عند ہر. الحرف یہ ہوتا ہے نون، یہ ڈپینڈ کرتا ہے نون ساکن کے بعد والے حرف پہ. جو نون ساکن کے بعد والا حرف ہوتا ہے نا اس کے مخرج کے قریب اخفا کرنا ہوتا ہے. جیسے ہے یہ انزلنا، نون ساکن کے بعد زار ہے تو زا کے مخرج کے قریب زبان رکھ لیں گے. انزلنا. یہ جیسے تا ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا. میری تو یہیں پہ ساری نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الہدا والے تو اس کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اب جو لہن جلی ختم ہوئی ہے تو اس پہ بہت زیادہ. تو یہ نا نون ساکنہ کے بعد اب جب فا پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ قریب المخرج نہیں ہوتا کیونکہ تھوڑا دور ہے یہ نا ایزی ہو مخرج. جاتا ہے، بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اگر آپ آئندہ الفا کریں گے نا زیادہ ایزی ہے پروناؤنسیشن. آپ اپنے ثنائے اولیاء کو نچلے والے ہونٹوں پہ نرمی سے لگا لیں. یون ينفقون، ایک دم سے نون کا مطلب اخفا بھی ادا ہو جائے گا اور فوراً سے فا پہ بھی چلے جائیں گے. میم یہ نام کیا بتایا جو فرسٹ، ایک تو اخفا عند الحرف اور دوسرا پہلا والا کیا تھا؟ ہاں اخفا عند النون، نون کے مخرج کے قریب اخفا کرنا. عند اچھا عند اچھا استاذہ جی جو ہاں عند النون، عند پاس، نون نون کے، تو عند النون نون کے پاس. اچھا جب ہم نے اخفا کرنا ہے، اخفا کرنے کے دوران ہی ہم نے وہ مخرج کے پاس لے جانا ہے زبان کو. ساتھ ہی لے جائیں، اخفا جیسے آپ اخفا پہ گئے نا ساتھ ہی مخرج کے قریب لے گئے. جیسے فا ہے، آپ یعنی فا پہ جیسے یو کے بعد اخفا کرنے لگے یون، تو ڈائریکٹ لینڈ ہی آپ ثناء نچلے ہونڈوں پہ لگا کے اخفا کریں نرمی سے. ينفقون. میم یہ تو عند الحرف بول رہے ہیں نا، تو پہلے والے کا کیسے ہوگا؟ ہاں عند اخفا نون میں یہ ہے کہ ہر دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے نون کے مخرج کے قریب زبان رکھنی ہے اور اخفا کر دینا ہے. جیسے ابھی ينفقون ہی ہے
اس میں آپ کی زبان ہے طرف اللسان، یہ نون کے مخرج کے قریب رہے گی اور آپ اخفا کر لیں گے. یونفی، ينفقون. تھوڑی تھوڑی پروناؤنسیشنز کا ڈفرنس آ جاتا ہے. جی استاذہ جی، ہم نے یہ آپ نے 3 طریقے بتائے ہیں، تو یہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم نے اندر نون کرنا ہے یا وہ اندر حرف کرنا ہے، جی یا جی، کوئی اس کا بھی کوئی یہ اس پہ ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے قاعدے ہیں ٹیچر اس پہ. کے؟ اقرأ کما علمتم، ویسا پڑھو جیسے سکھایا گیا. اگر آپ کا ٹیچر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ آئندہ نون کریں، پھر آپ اخفاء عند نون کریں گے. اگر آپ کا ٹیچر ڈیمانڈ کر رہا ہے اخفاء عند الحرف کریں، تو پھر آپ اخفاء عند الحرف کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں، یہ کوئی حروف ہوتے ہیں وہاں پہ ایسے کرنا ہے یا اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ایسے کرے، آپ کی چوائس ہے، جیسے ٹیچر کہہ رہا ہے ویسے کرے؟ جیسے ٹیچر کہہ رہا ہے. جی. چلیں بس آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا.